नमस्कार साथियों, मैं हूं चिरंगी। आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल चिरंगी क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम दंडकारण्य के पठार को पढ़ने वाले हैं। साथियों, इसके पिछले वाले क्लास में हमने महानदी बेसिन के बारे में देखा था। यदि आप इसके पिछले वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली दंडकारण्य के पठार के बारे में। ठीक है, तो दंडकारण्य के पठार को ऐसे सारे की पॉइंट्स को हम पढ़ लेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम दंडकारण्य के पठार को मैप में देखेंगे कि इसकी लोकेशन हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा पूरा छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ के आप दक्षिणी भाग देख पा रहे होंगे, ये वाला पूरा आपका बस्तर संभाग है। ठीक है, ये वाला कौन सा है? पूरा आपका बस्तर संभाग। इस पूरे बस्तर संभाग में आपको दंडकारण्य के पठार का विस्तार देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक अन्य जिला आता है। वह जिला कौन सा है? जो अभी न्यू बना है, मोहला मानपुर चौकी। ये वाला जिला भी आपको दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो आप मैप में एक बार देख लिए हैं कि दंडकारण्य का पठार कहाँ पर फैला हुआ है। तो यह हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में दंडकारण्य के पठार का पूरा भाग फैला हुआ है। ठीक है, अब एक एक जो की पॉइंट्स बनते हैं दंडकारण्य के पठार से, जो भी की पॉइंट्स बनेंगे उन सारे की पॉइंट्स को हम लोग याद करेंगे, है ना। तो यहाँ से जो पहला की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का यह दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है ना। याद रखिएगा, दंडकारण्य छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। तो पहला वाला कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हमने पढ़ा था, छत्तीसगढ़ का मैदान जो है प्राकृतिक प्रदेश में सबसे बड़ा है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन आता है? छत्तीसगढ़ का मैदान। तो और दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाता है? दंडकारण्य का पठार। ठीक है, अब यहाँ से जो दूसरा की पॉइंट से याद रखना है आपको कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया कि यह पूरे बस्तर संभाग में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो बस्तर संभाग में देख लेते हैं कि कौन कौन से जिलों में हुआ है। तो बस्तर संभाग में सबसे पहला जिला कांकेर, कांकेर के बाद बीजापुर, बीजापुर के बाद नारायणपुर, नारायणपुर के बाद सुकमा, सुकमा के बाद कोंडागांव, कोंडागांव के बाद दंतेवाड़ा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 जिले हैं। सातों जिलों में जो है दंडकारण्य के पठार का विस्तार हुआ है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपको दुर्ग संभाग में एक जिले दिखने को मिले, मोहला मानपुर चौकी। ठीक है, तो इस ज़िले में भी आपको दंडकारण्य के पठार का विस्तार देखने को मिलेगा। तो दंडकारण्य का पठार कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको? कांकेर, बस्तर, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर, कोंडागांव, है ना, दंतेवाड़ा एंड इसके अलावा बस्तर में देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा मोहला मानपुर जिला में भी आपको दंडकारण्य के पठार का विस्तार देखने को मिल जाएगा, है ना। ये तो रही इसके विस्तार के संदर्भ में। अब देख लेते हैं कि दंडकारण्य के पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है आपको 30,060 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा इसका अगला की पॉइंट्स। फिर यहाँ से नेक्स्ट और याद कर सकते हैं कि दंडकारण्य का जो पठार का जो क्षेत्रफल है वो प्रतिशत में कितना होता है। भाई प्रतिशत में तो पता होना चाहिए। तो इसका प्रतिशत में 28.91% होता है। ठीक है, अगला जो की पॉइंट्स यहाँ से याद रखना है कि दंडकारण्य के जो पठार है यहाँ पर कौन कौन से शैल समूह पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः आपको जो शैल समूह मिलेगा, या 2 प्रकार के शैल समूह मिलेंगे। पहला एक धारवाड़ शैल समूह, ठीक है, और दूसरे नंबर पर मिलेगा आपको आर्कियन शैल समूह। ठीक है, आर्कियन शैल समूह। और हम जानते हैं कि धारवाड़ शैल समूह में किसका भंडारण रहता है? तो यहाँ पर मुख्यतः आपको लौह अयस्क का भंडारण देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार आर्कियन शैल समूह में बात किया जाए तो यहाँ ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट का भंडारण देखने को मिलेगा। तो यहाँ की जो प्रमुख खनिजें होंगी वह कौन सी हो जाएंगी? तो यहाँ पर मुख्यतः खनिज आपको लौह अयस्क, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट का जो है मुख्य खनिज के रूप में हो जाएंगी। नेक्स्टली यहाँ से देख लेते हैं कि दंडकारण्य के जो पठार है, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यानी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दंडकारण्य के पठार में जो मिट्टी पाई जाती है वह आपको लाल रेतीली देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ की मिट्टी कैसी है? लाल रेतीली। और हम जानते हैं कि लाल रेतीली मिट्टी में कौन से फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो यहाँ पर मोटे अनाज का जो
फसल है वो सबसे अधिक होता है। यहाँ की जो प्रमुख फसल होगी वह कौन सी हो जाएगी, मोटे अनाज। ठीक है, फिर अगला जो बट लास्ट पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि दंडकारण्य के पठार में कोई नदियाँ भी तो हैं, है ना। यहाँ पर जो एक नदी बहती है इंद्रावती नदी। ठीक है, कौन सी नदी, इंद्रावती नदी, जिसे बस्तर की जीवन रेखा भी कहा जाता है ना। तो और यहाँ से एक महाराष्ट्र में एक नदी आती है जिसका नाम है गोदावरी नदी। इसी गोदावरी नदी में ले जाकर इंद्रावती अपना पानी ले जाकर छोड़ती है। तो यहाँ इसकी उपवाह तंत्र कौन सी हो जाएगी, आपका गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये रहे सारे की पॉइंट दंडकारण्य के पठार से। अब आगे देख लेते हैं कि दंडकारण्य के पठार को अन्य किन किन उपविभागों में बांटा गया है। ठीक है, तो दंडकारण्य के पठार को मुख्यतः 4 उपविभाग में बांटा गया है। पहला कोटरी बेसिन, दूसरा बस्तर का पठार, तीसरा अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ एंड चौथा है बस्तर का मैदान। अब एक एक उपविभाग को हम मैप में देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कोटरी बेसिन के बारे में कि इसका लोकेशन जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है साथियों, अब हम दंडकारण्य के पठार के जो उप विभाग हैं, जैसे कोटरी बेसिन हो गया, आपका बस्तर का पठार हो गया, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, बस्तर का मैदान, इन सारे के सारे जो प्राकृतिक प्रदेश हैं हमारे दंडकारण्य के पठार में पाए जाते हैं, उन्हें एक एक करके मैप में देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोटरी बेसिन का विस्तार की कहाँ से कहाँ तक। अब मैप में देख पा रहे हो ये रहा मोहला मानपुर तहसील, उसके बाद कांकेर, और यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा क्षेत्र है रेड रेड मैंने देखा है वह आपको कोटरी बेसिन को देखने को मिलेगा। ठीक, दूसरे नंबर पर देख लेते हैं बस्तर का पठार के बारे में कि बस्तर का पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो आप मैप में देख पा रहे होगे एक कांकेर है ना, ब्लू लाइन में टिक कर रहा हूँ, एक कांकेर, फिर कोंडागांव, फिर आपके पूरा बस्तर आ जाएगा, और बस्तर के बाद दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद ये बीजापुर। यहाँ से यहाँ तक आपको कौन सा देखने को मिलेगा, बस्तर का पठार। ठीक है, बस्तर का पठार। फिर आगे आ जाते हैं दूसरे नंबर पे अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। अबूझमाड़ की पहाड़ियों को देख लेते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो बीजापुर रहा है ना, ये वाला बीजापुर, और यहाँ से एक कांकेर है ना, कांकेर, और ये तीनों जिला है ना, यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। फिर बट लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं आपका बस्तर का मैदान दिया है। ठीक, बस्तर के मैदान का भी विस्तार हम देख लेते हैं। तो आपको बस्तर का मैदान दिखाइए, बस्तर के पठार के पूरे दक्षिणी ओर, ये मैंने अभी गुलाबी रंग से ये देखो पिक किया है ना, यहाँ पर आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, बस्तर का मैदान। ठीक है, बस्तर का मैदान। ठीक, तो मैंने एक एक करके सारे पॉइंट्स को बताया रखा है। पहले मैंने बताया कोटरी बेसिन, तो कोटरी बेसिन ये रेड वाली आपको कोटरी बेसिन देखने को मिलेगा। उसके बाद अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, ये देखियो आपको इस लाइन ये वाला रहेगा, और आपका बस्तर का पठार यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बस्तर का मैदान ये वाला है ना। चलिए अब एक एक करके सारे जो की पॉइंट्स बन रहे हैं आपके, है ना, जैसे कोटरी बेसिन हो गया, फिर उसके बाद आपका चलिए अब सारे एक एक जो की पॉइंट बनते हैं, जैसे कोटरी बेसिन के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या की पॉइंट्स बनते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये रहा आपका कोटरी बेसिन, मैंने भी मैप में देखा, ये रहा मोहला मानपुर तहसील, और एक कांकेर और नारायणपुर, इन 3 जिलों में आपको देखने को मिलेगा। ये रहा आपका कौन सा, कोटरी बेसिन, है ना। तो देखते हैं कि कोटरी बेसिन से आपके एग्जाम में क्या क्या की पॉइंट्स बनते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कोटरी बेसिन की औसत ऊंचाई के बारे में। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वह आपको 300 मीटर से 450 मीटर तक देखने को मिलेगी, है ना। ये पहला हो गया। दूसरा की पॉइंट्स यहाँ से और याद रख सकते हैं कि इसकी लोकेशन हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पर फैलती है, यानी दिशा पूछ लिया जाता है। तो आप मैप देख पा रहे होगे, तो ये वाला मैप में आप देखो दक्षिण पश्चिम की ओर है ना, ये वाला कौन सा है, दक्षिण पश्चिम की ओर इसका विस्तार देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्टली यहाँ से और की पॉइंट्स जो बन सकते हैं कि इसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में हुआ है। पहला कौन सा, मोहला मानपुर तहसील, मोहला मानपुर जिला, दूसरा हो जाएगा कांकेर जिला, एंड तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका नारायणपुर जिला, है ना। तो मोहला मानपुर जिला के कौन से तहसील में, तो यह मोहला तहसील में। कांकेर के कौन से
तहसील में, तो कांकेर के आपको मुख्यतः भानु प्रतापपुर और चरामा तहसील में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार नारायणपुर में आते हैं तो नारायणपुर में आपको मुख्यतः पखांजूर तहसील में देखने को मिलेगा। और एक बट लास्ट पॉइंट यहाँ से यह याद रख सकते हैं कि यहाँ के विशेष यहाँ पर पाया जाता है कौन सा, कोटरी नदी, और इसी कोटरी नदी के कारण इस बेसिन का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब बस्तर के पठार के बारे में कि बस्तर के पठार से ऐसा कौन कौन से की पॉइंट्स बन रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, पहले दोबारा से इसको एक बार मैप में देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसका लोकेशन फैला हुआ है। आप मैप में देख पा रहे हैं, ये रहा कांकेर, कांकेर का ये जो पूर्वी हिस्सा है और कोंडागांव, उसके बाद पूरा कोंडागांव आ जाएगा। कोंडागांव के बाद आपके बस्तर, बस्तर के बाद दंतेवाड़ा एंड बीजापुर, ये वाला जो पूरा एरिया आपका आता है यह आपके बस्तर के पठार का आता है। ठीक है, ये कौन सा है आपका बस्तर का पठार। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बस्तर के पठार का हमारे छत्तीसगढ़ में क्या लोकेशन रही है। तो इसकी जो लोकेशन है यह दंडकारण्य के उत्तर पूर्व में बोलता है ना। ये दंडकारण्य के पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। आप देख पा रहे हैं ये उत्तर प्लस पूर्वी दिशा में है, तो इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्वी हो जाएगी। दूसरा जो की पॉइंट से याद रखना है कि इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में हुआ है। तो बस्तर के पठार का मुख्यतः 5 जिलों में इसका विस्तार हुआ है। पहला याद रखना है कांकेर, दूसरा याद रखना है कोंडागांव, ठीक है, तीसरा याद रखना है बस्तर, चौथा याद रखना है दंतेवाड़ा एंड 5वें नंबर पर याद रखना है बीजापुर, है ना। इतना बात क्लियर हुआ। कौन कौन से जिले, पहला कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा एंड बीजापुर, इन 5 जिलों में बस्तर के पठार का विस्तार हुआ है। एंड लास्ट अगला पॉइंट यहाँ से याद रख सकते हैं कि बस्तर के पठार का हाईएस्ट ऊंचाई कितना है, औसत ऊंचाई भी तो होगी ना, तो इसकी ऊंचाई 450 से आपको 750 मीटर तक देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से जो एक अगला जो लास्टली की पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर बैलाडीला की पहाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है, ये जो बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, इन क्षेत्रों पर क्या पाई जाती है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ। इस प्रकार से बैलाडीला की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं और इन्हीं बैलाडीला की पहाड़ियों पर ही आपको लौह अयस्क का उत्खनन देखने को मिलेगा। ये जो बैलाडीला है इनकी जो एक सर्वोच्च चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है, नंदीराज। कौन सा है, नंदीराज, है ना, जिसकी हाईएस्ट ऊंचाई की बात करें तो 1210 मीटर आपको इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। ठीक है, मैंने क्या बताया, यहाँ पर पाई जाती हैं बैलाडीला की पहाड़ियाँ और इन्हीं बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदीराज, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1210 मीटर है। अगला की पॉइंट्स यहाँ पर ही पाए जाते हैं बस्तर में सालवन, है ना, क्या पाए जाते हैं, सालवन, जो बहुत ही घने हैं, है ना। और सालवन क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ राष्ट्र का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, बस्तर को, और ये जो बस्तर है ना, बस्तर को कहा जाता है साल का द्वीप। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स मैंने आपको बताया, पहले बताया कि इसकी लोकेशन क्या पड़ेगी आपको, तो इसकी लोकेशन हमारे दंडकारण्य के पठार के उत्तर पूर्व की ओर इसकी लोकेशन पड़ेगी। दूसरा मैंने बस्तर के पठार से क्या बताया कि औसत एवरेज इसकी ऊंचाई क्या है, तो 450 से 750 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलेगी। फिर मैंने नेक्स्टली पॉइंट बताया कि बस्तर के पठार का विस्तार कौन कौन से जिलों में हुआ है, तो इसका विस्तार आपको मुख्यतः 5 जिलों में देखने को मिलेगा। कौन कौन से जिलों में, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर, इन सारे जिलों में बस्तर के पठार का विस्तार देखने को मिलेगा। नेक्स्टली की पॉइंट क्या बताया कि बस्तर के पठार में बैलाडीला की पहाड़ी पाई जाती है ना, बैलाडीला की पहाड़ी, और बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदीराज, और नंदीराज की ऊंचाई कितनी है, तो यह आपको 1210 मीटर तक देखने को मिलेगा। फिर मैंने क्या बताया कि बस्तर के पठार में साल वृक्ष पाए जाते हैं, है ना, बहुत ही घने रूप में पाए जाते हैं, और ये साल वृक्ष हमारे छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय वृक्ष हैं। और बस्तर को क्या कहा जाता है, साल वृक्ष का द्वीप कहा जाता है। याद रखिएगा, साल वृक्ष का द्वीप। ठीक, यहाँ से सारे की पॉइंट्स से जो बन सकते हैं आपके इंपॉर्टेंट, मैंने सारे की पॉइंट्स को बता दिए हैं। नेक्स्टली देख लेते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ियों का लोकेशन की हमारे दंडकारण्य के पठार पर अबूझमाड़ की पहाड़ियों के लोकेशन कौन सा है। आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका नारायणपुर, मुख्यतः नारायणपुर, और ये कांकेर, है ना।
ये 3 जिलों बीजापुर, यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र आता है आपको पूरा पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र आता है यह आपको कौन सा मिलेगा, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, कौन कौन सी अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ कितने जिलों में देखने को मिल रही है, 3 जिलों में। कौन कौन से जिलों में, तो यह आपको बीजापुर, उसके बाद नारायणपुर और इसके बाद कांकेर, इन 3 जिलों में देखने को मिल रही है। आगे यहाँ से की अगला की पॉइंट्स क्या याद रखना है कि यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है अबूझमाड़ की जनजाति, जो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति में आती हैं। और यहाँ से जो अगला की पॉइंट्स याद है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना, उस वहाँ सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वह हमारे अबूझमाड़ की पहाड़ियों में ही होती है। लगभग आपको 187 सेंटीमीटर से 1070 मीटर तक यहाँ का वर्षा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने अबूझमाड़ की पहाड़ियों से क्या क्या की पॉइंट्स बताया। सबसे पहले बताया कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, तो इसका विस्तार जो है आपको नारायणपुर, बीजापुर और कांकेर जिला, 3 जिलों में देखने को इसका विस्तार मिलेगा। एंड कोंडागांव जिला सॉरी याद रखिएगा, कोंडागांव जिला। फिर अगला मैंने की पॉइंट्स क्या बताया कि यहाँ के जो विशेष क्या है, यहाँ पर मुख्यतः आपको अबूझमाड़ की जनजातियाँ मिलेंगी जो हमारे छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं। फिर अगला की पॉइंट्स मैंने क्या बताया कि अबूझमाड़ की पहाड़ी में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, हमारे छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ की पहाड़ियों में। कितना से कितना तक होता है, तो 187 सेंटीमीटर से 1070 मीटर तक की यहाँ की वर्षा होती है। अब मैंने अगला जो देखना है बस्तर का मैदान, तो सबसे पहले मैप में देखते हैं कि बस्तर के मैदान का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ से कहाँ तक हुआ है। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये रहा बीजापुर का ये निचला भाग है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, यहाँ से लेकर ये वाला पूरा भाग बीजापुर और सुकमा है ना, बीजापुर और सुकमा, यहाँ से आपको दिखने को कौन सा मिल जाएगा, बस्तर का मैदान। ठीक है, बस्तर का मैदान। तो देख लेते हैं बस्तर के मैदान से क्या क्या की पॉइंट्स बनते हैं। तो बस्तर के मैदान का विस्तार आपको वो मुख्यतः 2 जिलों में देखने को मिलेगा। पहला जिला आपको जो देखने को मिलेगा वह आपका बीजापुर, दूसरा आपको कौन सा मिलेगा, सुकमा। ठीक है, बीजापुर में याद रखिएगा और सुकमा में, इन दोनों जिला में ही बस आपको बस्तर के मैदान का विस्तार देखने को मिला। एंड द लास्ट पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि यहाँ पर टीन का उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है, सुकमा जिला में, जो हमारे छत्तीसगढ़ भारत में इकलौता राज्य है जहाँ से टीन का उत्पादन है। उसमें भी छत्तीसगढ़ में कहाँ पर, तो आपको सुकमा जिला में टीन का उत्पादन देखने को मिलेगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बस्तर के मैदान में क्या क्या की पॉइंट्स याद रखे हम लोगों ने। सबसे पहले देखा कि बस्तर का मैदान का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ से कहाँ तक हुआ है, तो इसका विस्तार आपको मुख्यतः 2 जिलों में देखने को मिलेगा। पहला जिला बीजापुर, दूसरा जिला सुकमा। एंड लास्ट पॉइंट जो क्या याद रखा कि सुकमा में आपको टीन का भंडारण देखने को मिलेगा, जो हमारा छत्तीसगढ़ एकमात्र टीन का उत्पादक राज्य है ना। हमारे भारत में छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य कहीं भी टीन का उत्पादन नहीं किया जाता। हमारे छत्तीसगढ़ के केवल और केवल सुकमा और बीजापुर जिलों में ही टीन का उत्पादन किया जाता है। साथियों, हमने सारे के सारे जो की पॉइंट्स जो बस्तर दंडकारण्य के पठार से बनते थे उन सारे की पॉइंट्स को हमने पढ़ लिया है ना। आपको यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, है ना। साथियों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगला जो वीडियो आएगा वह हमारे पूर्वी बघेलखंड के पठार का आएगा। यहाँ से जो भी की पॉइंट्स बने उन सारे की पॉइंट्स का हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।